नमस्कार दोस्तों, आज हम ब्रह्म एकेडमी बाय संदीप में एक बार फिर से आपसे रूबरू हो रहे हैं। हम ये मानकर चल रहे होंगे कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज जो कोविड-19 जैसी समस्या हमारे लोगों के बीच में आई है, हम सभी लोगों के बीच में, तो आप सब लोग घरों में रहकर अपने आप को सुरक्षित कर रहे होंगे। मेरा उद्देश्य है कि आप घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई की रेगुलरिटी को बनाए रखें। इसके लिए हम आपको लगातार वीडियो बनाकर देते रहेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे या पूर्व वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें नदियों के बारे में हम लोग पढ़े। उसके साथ साथ जो ऋग्वैदिक काल है या पूर्व वैदिक काल है, उसके स्रोत क्या क्या है, कहाँ से इसके बारे में हमको जानकारी मिलती है, इन सब चीजों के बारे में पढ़े। सप्त सैंधव प्रदेश की नदियां, जो ऋग्वेद में हमारे कहा गया कि जो हमारे प्रारंभिक आर्य थे वो सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे, तो सप्त सैंधव प्रदेश में वो कौन कौन सी 7 नदियां थी उनके बारे में पढ़े। और नदियों के बारे में, जैसा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग कि नदियों के बारे में सबसे पहले जानकारी ऋग्वेद के किस मंडल में दी गई है। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा तो आपका आंसर यही होगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में हमें नदियों के बारे में जानकारी मिलती है। और नदी सूक्त में कुल कितने नदियों के बारे में जानकारी मिलती है, तो 25 नदियों के बारे में हमको क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। उसमें 25 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से 7 नदियों के बारे में हम आपको बताए थे। कुछ अफगानिस्तान में भी नदियां हैं, कुछ अफगानिस्तान की नदियां हैं जिनका उल्लेख हमारे ऋग्वेद में हुआ है, उसकी चर्चा हम आज करेंगे और देखते हैं कि उन नदियों का ऋग्वैदिक नाम क्या है और वर्तमान नाम क्या है। और नदी सूक्त की सबसे अंतिम नदी कौन सी है, जिसमें सबसे अंतिम नदी के बारे में किसका उल्लेख हुआ है नदी सूक्त में, उसके भी बारे में हम आपको बताएंगे। और साथ ही आज हम ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में भी चर्चा करेंगे। और बहुत सारे ऐसे कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे जो आपको पिछले कोचिंगों में देखने को नहीं मिले होंगे, या जहां भी आपने कोचिंग किया होगा वहां वो चीज नहीं मिली होगी। हम अब प्रश्नों की प्रवृत्ति बदल रही है, नए नए प्रश्न आ रहे हैं आपके सामने, तो नई नई चीजों को भी एक्सेप्ट करना या पढ़ना जरूरी हो गया है। केवल पुराने प्रश्नों के रिवीजन से आपका काम नहीं चलेगा। फाइट करना है तो नई नई चीजों को भी याद करना होगा या उसको स्वीकार करना होगा, एब्जॉर्ब करना होगा। तो आप कंटेंट में देखेंगे बहुत सारी नई चीजें भी आपको मिलेंगी जो आपकी परीक्षाओं में उपयोगी होंगी। देखते हैं क्या क्या है। जैसा कि हम लोग ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, और ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का जो समय है वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी है। इस 1500 बीसी से 1000 के बीसी में पूरे इस 500 वर्षों में केवल एक ही वेद ऋग्वेद लिखा गया था, जिससे हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है, इस काल के या इस समय के बारे में जानकारी मिलती है। एकमात्र हमारा स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में 25 नदियों का उल्लेख है। कितने नदियों का उल्लेख है? 25 नदियों का उल्लेख किया गया है, इस चीज को याद रखिएगा। और 10वें मंडल के नदी सूक्त में आपसे प्रश्न यहां से बनेंगे। आपसे प्रश्न ये भी बनता है कि ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख, कौन सी ऐसी नदियां हैं जो अफगानिस्तान में है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की किन नदियों का उल्लेख किया गया है, आपके सामने ऑप्शन दे देगा। तो जब आप उन नदियों के बारे में जानते रहेंगे तो आपका आंसर वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से 5 नदियों का उल्लेख है ऋग्वेद में जो अफगानिस्तान में स्थित है। देखते हैं कौन कौन सी नदी है। ऋग्वैदिक नाम एक तरफ है, दूसरी तरफ वर्तमान नाम है। उसको वर्तमान नाम में हम किस नाम से जानते हैं, ऋग्वेद में उसे किस नाम से पुकारा गया है। पहली नदी आप देखिए कृभा है। क्या है? कृभा। कृभा नदी को वर्तमान में हम काबुल नदी के नाम से जानते हैं। ये सब अफगानिस्तान की नदियां हैं पांचों। क्रुमु दूसरी प्रमुख नदी क्रुमु है, जिसे कुर्रम नदी के नाम से जानते हैं, ये भी अफगानिस्तान में स्थित है। तीसरी महत्वपूर्ण नदी है गोमती नदी, जिसे अफगानिस्तान में गोमल नदी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? गोमल नदी के नाम से जाना जाता था। चौथा सबसे महत्वपूर्ण है सुवास्तु नदी, जिसे वर्तमान में हम स्वात नदी के नाम से जानते हैं, जो अफगानिस्तान में स्थित है। और पांचवा है मरुद्र वृथा नदी, जिसे झेलम और चिनाब के मध्य स्थित था, वर्तमान में उसका कोई पता नहीं है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 5 नदियां हैं, कृभा, क्रुमु, गोमती, सुवास्तु और मरुद्र वृथा। इन 5 नदियों का उल्लेख हुआ है जो अफगानिस्तान में स्थित थी। तो आपसे पूछ सकता है
कि कुर्भा या कुर्मू नदियां जिसका वर्णन ऋग्वेद में है वो कहां पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा अफगानिस्तान में स्थित है। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि काबुल नदी को ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता था, या फिर इस तरीके से कुर्रम नदी को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो इस चीज को जानना जो है बहुत जरूरी है कि ये नदियां कहां पे हैं और किस जगह पे स्थित है। इसके बाद प्रश्न आता है कि नदी सूक्त की अंतिम नदी कौन सी है। नदी सूक्त में अंतिम नदी का नाम कौन सा लिया गया है, तो नदी सूक्त की अंतिम नदी आपकी गोमल नदी है जो अफगानिस्तान में है। गोमती नदी या गोमल नदी जो अफगानिस्तान में है, यह इसकी नदी सूक्त की अंतिम नदी है। इस चीज को याद रखिएगा कि नदी सूक्त की अंतिम नदी कौन सी थी, तो गोमती या गोमल नदी जो उस समय अफगानिस्तान में बहती थी। उसके साथ साथ जो हमारे आर्य थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, और शाकाहारी मांसाहारी तो दोनों थे ही, लेकिन ऋग्वेद में कहीं पर भी नमक शब्द का उल्लेख नहीं मिला है। इससे यह सिद्ध होता है कि ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो नमक से अपरिचित थे, अर्थात वो नमक का प्रयोग नहीं करते थे। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल के लोग किस चीज का प्रयोग नहीं करते थे खाने में, तो आपसे उसमें दे देगा कि नमक का प्रयोग नहीं करते थे। तो आपका आंसर क्या होगा, वही सही होगा कि नमक का प्रयोग नहीं करते थे, या ऋग्वैदिक काल के लोग नमक से अपरिचित थे। इस चीज का ध्यान रखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में बन जाता है, इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। तो ऋग्वेद में नमक का कोई उल्लेख नहीं है, इससे तात्पर्य यही है कि ये लोग नमक का प्रयोग नहीं करते थे। ऋग्वेद में दो और महत्वपूर्ण नदियां जो वर्तमान समय में काफी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी। तो ऋग्वेद में गंगा नदी का जो उल्लेख है वो केवल एक बार हुआ है। कितनी बार हुआ है, केवल एक बार हुआ है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार हुआ है, और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो आपका आंसर होगा केवल एक बार। या फिर पूछ देगा कि ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो आपका आंसर होगा 3 बार। तो इस तरीके से दो महत्वपूर्ण नदियां हैं इस समय वर्तमान समय की, जिनका भारत में काफी महत्व है, कि ऋग्वेद में गंगा नदी का केवल एक बार उल्लेख हुआ है और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। इसके साथ साथ एक शब्द आता है ऋग्वेद में, धन। धन वो शब्द आता है, आप देख रहे होंगे कि धन एक शब्द है। पूछ देगा कि ऋग्वेद में धन शब्द का क्या अर्थ है, या धन शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है, तो धन शब्द का अर्थ रेगिस्तान है। क्या है, रेगिस्तान। तो इस तरीके से भी प्रश्न आते हैं शब्दों से भी कि इस शब्द का ऋग्वेद में क्या अर्थ है। तो ऋग्वेद में जो शब्द प्रयोग किया है रेगिस्तान के लिए, कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, तो धन शब्द का प्रयोग किया गया है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में धन का अर्थ रेगिस्तान से है, रेगिस्तान के लिए धन शब्द का उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ हमारे ऋग्वेद में 4 समुद्रों का भी उल्लेख किया गया है। 4 प्रकार के समुद्रों के बारे में बताया गया है, और उनका ऋग्वैदिक नाम अलग है, वर्तमान नाम अलग है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि इस वर्तमान नाम जो है कि ऋग्वेद में इसे किस नाम से जाना जाता था, या फिर ऋग्वैदिक नाम दे देगा, कह देगा कि ऋग्वेद के इस नाम का वर्तमान नाम किस समुद्र से जोड़ा गया है। तो इस चीज को ध्यान रखिए। या फिर प्रश्न आपसे पूछेगा कि ऋग्वेद में कुल कितने समुद्रों का उल्लेख है, तो ऋग्वेद में कुल 4 समुद्रों का उल्लेख है। कितने समुद्रों का उल्लेख है, 4 समुद्रों का उल्लेख है, जिसमें पहला है समुद्र जिसे पारावत समुद्र कहा गया है, और यह अरब सागर के लिए प्रयोग हुआ है। अरब सागर को ऋग्वेद में पारावत कहा गया है। क्या कहा गया है, पारावत कहा गया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में अरब सागर को पारावत कहा गया है। दूसरा महत्वपूर्ण नदी दूसरी महत्वपूर्ण समुद्र हिंद महासागर है, और हिंद महासागर को ऋग्वेद में सारस्वत कहा गया है। क्या कहा गया है, सारस्वत। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बंगाल की खाड़ी को क्या कहा गया है ऋग्वेद में, तो बंगाल की खाड़ी को पूर्वी समुद्र का नाम दिया गया है कि यह पूर्वी समुद्र है। पूर्वी समुद्र जिस ऋग्वेद में जिसके लिए उपयोग किया गया है वो बंगाल की खाड़ी के लिए किया गया है। चौथा जो समुद्र है सरेड़ावत जो समुद्र है, इसके बारे में अभी तक हम ये नहीं जान पाए हैं कि ये किस समुद्र के लिए वो प्रयोग करते थे।
तो इस चीज की थोड़ा सा अभी इसका पता नहीं चल रहा, इस पर शोध हो रहे हैं। जैसे ही कोई जानकारी प्राप्त होगी वैसे ही आप तक ये सूचना मिलेगी कि शरणावत का अर्थ वो ऋग्वैदिक काल के लोग किस समुद्र से लेते थे। तो 4 प्रकार के समुद्र हो गए, पारावत, सारस्वत और पूर्वी समुद्र और शरणावत। पारावत कहा गया अरब सागर को, सारस्वत कहा गया हिंद महासागर को, पूर्वी समुद्र बंगाल की खाड़ी को कहा गया और शरणावत का अभी कुछ पता नहीं है कि इसे किस समुद्र के बारे में, इसके बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ ऋग्वैदिक काल की हम राजनीतिक स्थिति की अगर चर्चा करें तो राजनीतिक स्थिति काफी महत्वपूर्ण है। ऋग्वैदिक काल के लोग कबीलों के रूप में रहते थे, छोटे छोटे कबीलों के रूप में रहते थे और अक्सर उन कबीलों के बीच युद्ध हुआ करता था। क्या होता था? युद्ध हुआ करता था। मैं पहले भी लेक्चर में बता चुका हूं कि जो आर्य थे वो युद्धरत थे। क्या थे? अक्सर एक दूसरे से, एक कबीले वाले दूसरे कबीले वाले से युद्ध किया करते थे। और युद्ध का कारण क्या था? भाई युद्ध अगर हो रहा है तो किसी न किसी कारण से ही होगा। तो कौन से वो कारण हैं जिनके लिए अक्सर ये युद्ध किया करते थे आपस में? तो उसका सबसे बड़ा कारण था, 2 कारण थे, समझ लीजिए, जीवन में कभी नहीं भूलेगा। 2 कारण वो कौन से थे जिसके अक्सर युद्ध हुआ करते थे इन कबीलों में? सबसे पहला जो कारण था वो गाय। क्या थी? गाय थी। गाय को आर्य जो थे, ऋग्वैदिक आर्य जो थे, उसको अपनी संपत्ति मानते थे। गाय संपत्ति के रूप में जानी जाती थी, दक्षिणा की वस्तु भी जानी जाती थी और यह युद्ध का कारण भी थी। युद्ध किसके लिए होता है? अक्सर लड़ाई झगड़े जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं? संपत्ति के लिए ही होते हैं। तो उस समय की जो संपत्ति थी ऋग्वैदिक काल की या पूर्ववैदिक काल की, वो गाय ही थी। तो गाय के लिए युद्ध हुआ करते थे। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या था कि जो कबीले थे उनके अपने पुरोहित हुआ करते थे और पुरोहितों के उत्तराधिकार को लेकर भी क्या होता था? एक दूसरे से युद्ध होता था। आगे मैं बताऊंगा इसी लेक्चर में कि पुरोहितों में 10 राग युद्ध जो हुआ था वो इन्हीं 2 कारणों को लेकर हुआ था, गाय और पुरोहितों के उत्तराधिकार को लेकर हुआ था, जिसे इतिहास का पहला युद्ध माना जाता है। तो देखिए, जो राजनीतिक स्थिति की बात अगर हम करें तो इस समय जो है पंच जन कहा गया है, जिन्हें 5 कबीले थे, जिन्हें ऋग्वेद में पंच जन के नाम से जाना जाता है। और वो पंच जन है अनु, द्रुहि, पुरु, तुर्वस और यजु। ये 5 जो है कबीले हैं जिन्हें जन कहा जाता है, पंच जन के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में कहा गया, इन्हें पंचजन कहा गया है। और अक्सर पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचजन का कबीला नहीं है? तो इन चारों 5 में से कोई 3 दे देगा, चौथा कोई और ऑप्शन दे देगा। या फिर पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन पंचजन कबीले हैं? 3 ऑप्शन इन तीनों में से रहेगा, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे यहां से बनते हैं। राजनीतिक स्थिति की बात करें तो समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी उस समय वो परिवार या कुल थी। परिवार या कुल थी। परिवार में जो पिता होता था या बड़ा भाई होता था वही उसका मुखिया होता था और इसका अपने परिवार पर संपूर्ण नियंत्रण होता था। वो अपने परिवार पर कोई भी जो है प्रकार का प्रतिबंध लगा सकता था, किसी भी प्रकार का दंड दे सकता था। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं था। इस चीज को याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं था। बहुत सारे कंटेंट हैं जो इसमें लिखे हुए नहीं है, लेक्चर में आपको मिलेंगे, इसलिए कहता हूं कि लेक्चर पूरा सुना करिए, आपको बहुत सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं था क्योंकि उसमें यह था कि अगर उसको शारीरिक दंड दिया जा सकता था लेकिन मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता था। उसमें ऋग्वैदिक काल में यह माना जाता था कि अगर किसी एक व्यक्ति के हम प्राणों की जो कीमत लगाई जाती थी वो 100 गायों के बराबर लगाई जाती थी कि उसके प्राणों की कीमत कितनी है? 100 गायों के बराबर है। इसलिए जो है कि कोई भी जो है किसी के प्राण दंड जो है देने से बचता था या मारने से बचता था। मुखिया होता था, पिता या बड़ा भाई जो परिवार का मुखिया होता था और उसके मुखिया को, जो परिवार का मुखिया होता था या कुल का मुखिया होता था, उसे कुलप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। कई परिवार मिलकर एक ग्राम का निर्माण करते थे। कई परिवार मिलकर एक ग्राम का निर्माण करते थे और आपको नीचे ये चीज जो लिखी हुई है इसके बारे में हम बताएंगे विस्तार से, डिटेल से।
भरत वंश के एक राजा थे सुदास। एक भरत जन था जिसके राजा थे सुदास, और 10 जनों के बीच 10 राग युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? राजा सुदास और 10 जनों के बीच 10 राग युद्ध हुआ था। और 10 राग युद्ध क्यों हुआ था? मैं पहले ही बताया कि गाय एक उसका कारण था, दूसरा कारण पुरोहित थे। पुरोहित के उत्तराधिकार के लिए हुआ यह था कि जो राजा सुदास थे भरत वंश के, इन्होंने क्या किया था कि इनके पहले पुरोहित विश्वामित्र थे, और उन्होंने विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना लिया। तो इस बात से विश्वामित्र काफी नाराज हो गए, और ये 5 जो कबीले हैं, पंचजन कबीले, इनको मिलाकर और 5 अन्य कबीलों को जो आर्य नहीं थे बल्कि अनार्य थे, जिनको जो आर्य नहीं होते थे उन्हें आर्य क्या कहते थे? अनार्य कहते थे। उनके भी कबीले थे, तो 5 उन कबीलों को मिलाकर 10 कबीलों की एक संगठन बनाया और सुदास से युद्ध किया। और इस युद्ध में सुदास की विजय हुई। किसकी विजय हुई? भरत वंश के जो राजा थे भरत जन के सुदास, इनकी विजय होती है, और इन्हीं भरत वंश के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा। बात समझ में आ रही है? ये लेक्चर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और यह युद्ध कहां पर हुआ था, ये प्रश्न आता है। तो युद्ध जो है रावी नदी के तट पर हुआ था, और जिसे ऋग्वेद में परुषणी नदी कहा गया है। तो रावी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास की क्या हुई थी? विजय हुई थी। और इस 10 राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है, नया प्रश्न है, अभी पूछा नहीं गया है, परीक्षा में कभी भी पूछा जा सकता है, तो ये 7वें मंडल में है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से आपको ये 10 राग युद्ध के बारे में जानकारी है। इसको जरूर पढ़िए, इसको याद रखिए, इसके एक कंटेंट को याद रखिए, यहां से प्रश्न बनता है। इसके साथ साथ जो परिवार होता था उसके मुखिया को हम कुलप कहते थे। क्या कहते थे? कुलप कहते थे। जो ग्राम होता था, कई परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता था, तो ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा गया है। कई गांवों को मिलाकर विस बनता था, और विस के मुखिया को विस्पति कहा गया है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में 170 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 170 बार हुआ है। और कई विस को मिलाकर जन का निर्माण होता था, जिसके मुखिया को जनस से गोपा कहा गया है, और जन का उल्लेख ऋग्वेद में 275 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 275 बार। 275 बार जो है आपके जन का उल्लेख हुआ है। एक चीज याद रखिएगा कि ऋग्वेद में जनपद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में जनपद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके बाद ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्राचीन जो संस्था थी उसका नाम था विदत। क्या नाम था? विदत था, जिसका उल्लेख 122 बार हुआ है। जिस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार हुआ है। और ऋग्वैदिक कालीन दो सभाएं थी, एक सभा और समिति थी। सभा का उल्लेख 8 बार ऋग्वेद में, और समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 9 बार हुआ है। सभा जो है वृद्ध जनों से मिलकर बनी हुई एक संस्था थी, और समिति वयस्कों से मिलकर बनी हुई एक संस्था थी, और राजा के ऊपर समिति का पूरा नियंत्रण रहता था। समिति के नियंत्रण में राजा अपना काम करता था। और सभा, जैसे आज की हमारी राज्यसभा है, वृद्ध जनों से मिलकर बनती है, उसी तरीके की सभा होती थी। ये अपने विचार दिया करती थी। और समिति आज की हमारी लोकसभा की तरह है। जिस तरीके से लोकसभा काम करती है, उसी तरीके से उस समय समिति काम करती थी। पूछता है कि ऋग्वेद में इनका कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो सभा का 8 बार और समिति का 9 बार हुआ है। आप यहाँ पे जो देख रहे हैं परिवार, ग्राम, विस, जन, इसकी वर्तमान समय से भी आप तुलना कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि अब वर्तमान समय में भी एक परिवार होता है, कई परिवार मिलकर एक गांव का निर्माण करते हैं, तो गांव का प्रधान चुना जाता है, और घर में बड़े जो होते हैं वही जो है उसके जो है संरक्षक होते हैं या मुखिया होते हैं। उसी तरीके से परिवार से कई परिवार मिलकर गांव का निर्माण करते हैं। जब कई गांव मिल जाते हैं तो ब्लॉक बनते हैं। क्या बनते हैं? ब्लॉक बनते हैं, जिसे हम वर्तमान में ब्लॉक कहते हैं। और उस समय हम उसको क्या कहते थे?
विष कहते थे और उसके प्रमुख को ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है और यहाँ पर विषपति कहा जाता था। और कई ब्लॉक जब मिल जाते हैं तो तहसील या जिले का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तहसील या जिले का निर्माण होता है। उसी तरीके से कई विष मिलकर जन का निर्माण करते थे और उसके जो मुखिया होता था उसे जनस्य गोपा कहा जाता था। यही जनस्य गोपा या इसको राजा भी कहा गया है। क्या कहा गया है? राजन शब्द प्रयोग किया गया है इसके लिए कि राजन या जनस्य गोपा का अर्थ होता है जनों की रक्षा करने वाला। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर ऋग्वेद काल में नदियां जो अफगानिस्तान में स्थित है, अन्य कंटेंट और साथ में समुद्रों का विवरण आपको दिया गया और इसकी सामाजिक स्थिति के बारे में बताया गया। ये सारे कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आप उसको तैयार करिए, तैयार करके एक नोट्स बनाइए। नोट्स बनाकर जब आप तैयार करेंगे तभी आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे और उसे सीख पाएंगे। आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।